Okay, students. Till now, what we have studied is, हमने अभी तक नर्स इक्वेशन, गिव्स एनर्जी, इन सब के बारे में पढ़ लिया है और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। आज से हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। आपने रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ये सब तो पढ़ लिया है ऑलरेडी। ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। किसका पढ़ा है बेटा? ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा है। जो क्या कहते हैं, आपने कंडक्टर्स पढ़े, जो मटेरियल्स होते हैं, जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का नहीं पढ़ा था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टेंस क्या होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए हम लोग उसकी रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं। ठीक है ना, रेजिस्टेंस कंडक्शंस कैसे देखते हैं। तो अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें डिफ़ाइन करनी है, तो वो चीज़ें डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है ना, वो चीज़ें मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है ना, कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करता हूँ मैं, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो पहले कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आर क्या होता है? आर इज़ द रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये क्या है बेटा? रेजिस्टेंस। सिंबल जो यूज़ होगा बता दे रहा हूँ क्या क्या यूज़ होगा। ये रेजिस्टेंस के लिए है। जी होता है कंडक्टेंस। ठीक है ना, और इनका रिलेशन कैसा होता है? आर एस 1/G। ठीक है ना, कंडक्टेंस जो होती है वो रेजिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी होती है ओम, इसकी होती है मो, या फिर SI/MEN, सीमेन, या फिर ओम इनवर्स। ठीक है ना, इनमें से कोई भी यूनिट आप लिख सकते हो। इन तीनों में से कंडक्टेंस की कोई भी यूनिट लिख सकते हो। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ठीक है ना, या सीमेन इनवर्स भी लिख सकते हो, उसको भी एस इनवर्स लिख सकते हो। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी लिख लो। ठीक है ना, और लिखता हूँ यहाँ पर, ये साइन लगेगा तो मैं अपॉन में लिख रखा है। ठीक है ना, इतना समझ में आया? ठीक है ना, तो अगर मेरे को कोई अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर निकालनी होती है तो मैं कैसे निकालता हूँ? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? वेट स्टोन ब्रिज। इसके बारे में पढ़ा है बेटा? हाँ, पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा पक्का। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? क्या होता है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज? बताता हूँ। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा होता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा होता है। ठीक है ना, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ठीक है ना, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाते हैं और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाते हैं। तो जो थ्योरी है इसकी वो ये कहती है, ये कहती है, एक बैटरी लगा देते हैं यहाँ पर। थ्योरी ये कहती है कि अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, यानी कि A/B इज इक्वल टू C/D। दैट मीन्स AD मल्टीप्लीकेशन विथ CB। अगर ये होगा आपका, अगर ये आपका रिलेशन होगा, आपका रेजिस्टेंस का रिलेशन ये होगा, तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट होगा वो क्या होगा बेटा? ज़ीरो होगा। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितना होगा बेटा? ज़ीरो होगा। ईजी है, बहुत ईजी है ना बेटा। चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो अगर 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 आप क्या करो, आपको मैं अगर 3 रेजिस्टेंस बता दूं, मान लो ए बता दिया, ठीक है ना, ए बता दिया, ठीक है ना, डी बता दिया और सी नहीं बताया, सी के बारे में नहीं पता, ठीक है ना, और बी के बारे में पता है। तो सी को आप लिख सकते हो AD/बी। कब लिखोगे? जब आपको ये पता चल जाए इसके थ्रू जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, इसके थ्रू जो करंट है वो कितना है? 0 है। अब ऐसा कैसे होता है कि ये एक लाइन कनेक्टेड है, उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है? इसके पीछे रीज़न ये होता है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो यानी कि ये VA मान लेते हैं और इसको VB मान लेते हैं। तो VA और VB अगर बराबर हो जाएंगे तो इसके बीच में करंट फ्लो कितना हो जाएगा? I कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ऐसे तो लिखते हैं करंट को, ऐसे तो लिखते हैं VA-VB ऐसे लिखते हैं करंट को। ठीक है ना, तो एक मेरे को इस लाइन के बीच में अगर मेरे को करंट निकालना है, इस लाइन के बीच में अगर मुझे करंट निकालना है तो क्या करना है? VA-VB अपॉन जो इसका रेजिस्टेंस होगा बीच में, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देंगे, जो कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर होगा। इसके बराबर होना चाहिए करंट, लेकिन जब ये इसकी वैल्यू ही 0 है, जब ये दोनों बराबर हैं, ये वैल्यू 0 आ गई, तो ये इसके थ्रू करंट कितना हो जाएगा बेटा? I कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। इसके थ्रू I कितना हो जाएगा? बेटा? 0 हो जाएगा। समझ में आई वाली बात? तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको एक अननोन रेजिस्टेंस में दे दूँ यहाँ पर C, ठीक है ना, और आपको इन तीनों की वैल्यू पता चल जाए, तो आप क्या करोगे? आपको अगर मैं ये बता दूं कि ये आपको ये पॉइंट पता चल जाए जहाँ पर ये G0 है, G यहाँ पर 0 आ रहा है, तो आप बना सकते हो आराम से। तो ये काम कैसे होता है? ये होता है पोटेंशियोमीटर ब्रिज पे, पोटेंशियोमीटर ब्रिज। ठीक है ना, क्या होता है इसमें? अरेंजमेंट ऐसा होता है कि एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, ठीक है ना, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है
और एक क्या होती है, पूरी वायर होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है और यहाँ पर हमारे पास प्रोब होती है। इस प्रोब को मैं कहीं भी रख सकता हूँ, ठीक है ना, अलग अलग जगह पे रखता हूँ। इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर्स होती है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल इसको मैंने रखा एक्स लेंथ पे। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है ना, रो एल अपॉन ए होता है। तो कुछ लेंथ पे होगा रेजिस्टेंस, ठीक है ना, कुछ लेंथ पे जो रेजिस्टेंस होगा, एक्स लेंथ पे रेजिस्टेंस होगा, वो होगा एक्स रो एक्स अपॉन ए, और दूसरा क्या होगा, रो 100 माइनस एक्स अपॉन ए, ठीक है ना। दो रेजिस्टेंस मेरे पास ये होगा और दो रेजिस्टेंस ये है, तो ऐसा होगा दिस इंटू एक रेजिस्टेंस, यानी कि मान लो ये वाला रेजिस्टेंस है R1 और ये वाला रेजिस्टेंस है R2, इसके बीच में तो लगा है R1 R2, ठीक है ना, R1 A R2 B मान के चलते हैं। A की वैल्यू मान लो x है, B की वैल्यू मान लो 100 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक की डिस्टेंस x है, यहाँ की 100 माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ऐसा होगा ना बेटा, ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, बस आपको ये सब, ये तो नंबर्स है, ये वैल्यू पता चल जाएगी, तो एक रिलेशन बन जाएगा आपका, ठीक है ना। 100 माइनस एक्स इंटू R1 बाई R2, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्स। इससे आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, सारे एक्स के टर्म्स को एक साथ लिख के लेके जाके यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालोगे। जैसे ही एक्स की वैल्यू निकाल लोगे तो पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी, दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो ईजी टास्क था, एकदम ईजी टास्क था, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसमें रो क्या होता है बेटा, रो होती है रेजिस्टिविटी। क्या होती है बेटा, रेजिस्टिविटी। ये सारा का सारा जो भी है, ये सारा का सारा जो भी आपने देखा अभी, ये क्या था बेटा, ये सब फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है ना, वेडस्टोन ब्रिज का, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड हमें सब कुछ पढ़ना है, देखना है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि अगर हमें अननोन रेजिस्टेंस नापना हो तो हम वेडस्टोन ब्रिज का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। रेजिस्टेंस मेरा ये होता है, कंडक्टिविटी मेरी ये होती है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और उसकी रेजिस्टिविटी पे, ठीक है ना। अब मैं रेजिस्टिविटी जो बोल रहा हूँ इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा इसे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेकिन IUPAC क्या कहती है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना बोल के रेजिस्टिविटी बोले, इसलिए पूरी की पूरी आगे हम क्या यूज़ करेंगे, रेजिस्टिविटी को ही मैं ऐसे इसको बोलूँगा, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, कई जगह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा होगा, वहाँ पर मतलब रो की वैल्यू हो रही है, रो की बात ही हो रही है। इसको क्या कर रहे हैं बेटा, रो। इसको किस नाम से नोट करते हैं, रो से, ठीक है ना। रो इज़ रेजिस्टिविटी, आर इज़ रेजिस्टेंस, जी इज़ कंडक्टेंस, ठीक है ना, जी इज़ कंडक्टेंस। अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूँ तो कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस का एकदम अपोजिट है, यानी कि रो ए अपॉन रो इंटू एल हो जाएगा, ठीक है ना। जी मेरा क्या हो जाएगा, ए रो बाय एल, ठीक है ना। तो वन बाय रो को मैं क्या लिखता हूँ, इस साइन से नोट करता हूँ। इस साइन का नाम है कप्पा। क्या है इसका साइन का नाम, KAPP है। ये के की तरह है लेकिन थोड़ा सा घुमा हुआ के है, ठीक है ना। KA अपॉन एल, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा, कंडक्टेंस हो जाएगा। तो के क्या है बेटा, कप्पा यहाँ पर क्या है, कंडक्टिविटी, जाके जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई भी नाम दे सकता हूँ मैं, इन दोनों में से कोई भी नाम दे सकता हूँ। समझ में आया बेटा, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक। तो अभी बस मैंने क्या किया, आपको टर्म्स से आपको वाकिफ़ करा दिया है कि ये टर्म होता है, ये टर्म होता है ये। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो मैंने रो बताया था उसकी वैल्यू को कैसे बताते हैं। तो देखो क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो एल अपॉन ए होता है ना बेटा। आर इक्वल टू क्या है, रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको 1 मीटर का और 1 मीटर स्क्वायर उसका क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर क्या हो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, हो और 1 मीटर में लेंथ का आपको एक वायर दे दूँ, तो उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो किसके बराबर होगा, उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। उसका रेजिस्टेंस जो है उसके बराबर होगा, उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं ये दोनों की वैल्यू 1 ले लूँ, 1 बाय 1 आ गई तो ये कट जाएगी और रेजिस्टिविटी आएगी। और रेजिस्टिविटी का आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि रेजिस्टिविटी का जो आपकी यूनिट है वो क्या है बेटा, वो है ओम मीटर, है ना बेटा।
सॉरी ओम, हाँ क्या बेटा, ओम मीटर। कैसे पता चला मेरे को, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं रेजिस्टिविटी को निकालना चाहूँ तो क्या रेजिस्टिविटी आएगा, रेजिस्टेंस इंटू ए बाय एल। ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये होता है मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी कि ए के लिए होता है, आर के लिए होता है ओम, और इसके लिए बच जाएगा मीटर, तो ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की मेरी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। तो मैंने आपको बताया जैसे रेजिस्टिविटी होती है वैसी कप्पा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्या रेजिस्टिविटी होती है जैसे, क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, इसकी यूनिट हो जाएगी सीमेन पर मीटर, ठीक है ना, जैसे सीमेन कहते हैं, मोह कहते हैं, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, मोह पर मीटर या फिर पर ओम मीटर, ठीक है ना। इसमें से कोई भी वैल्यू बात लिखूँगा तो इसकी यूनिट ये बनेगी। और कंडक्टेंस किसके बराबर होगा, कंडक्टेंस उसके बराबर होगा, कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, कंडक्टेंस के बराबर होगी जब आप क्या करोगे, 1 मीटर लेंथ लोगे और 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर की वायर लोगे, उसका क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 1 मीटर वायर एंड 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल और ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, उस समय पे आप क्या करोगे, कंडक्टिविटी जो होगी हमारी वो इसके बराबर होगी। तो दिस इज वाई इट इज़ नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्योंकि एक स्पेसिफिक आपके पास डायमेंशन है, तब आपका ये कंडक्टेंस इसके बराबर है, तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसका नाम क्या दे रखा है इन्होंने, कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में सब समझ में आ गया, क्या है, ये ग्रीक सिंबल है, इसका नाम कप्पा है और उसका नाम क्या है, रो है, ठीक है ना। और व्हीटस्टोन ब्रिज किस चीज़ के काम आता है, ये भी हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज़ होती है रेजिस्टिविटी और इसकी वैल्यू, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर आप सिंपल इलेक्ट्रिकल किसी कंडक्टर की बात करो, किस पे डिपेंड करेगी, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है पहले तो नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है ना, पूरा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। कैसे करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड, अगर आपका मटेरियल जो है उसका मैं क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा, ठीक है ना, दूसरा मटेरियल होगा, तो उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, तो उसकी अपने आप रेजिस्टिविटी चेंज होगी, तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा वैसे कंडक्टेंस का भी यही हिसाब है। तो अभी हमें यहाँ पर बात किस चीज़ की करनी है, सिर्फ कंडक्टेंस की करनी है, और किसकी बात करनी है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करनी है, तो मैं आपको कैसे कराऊंगा, इसको रिलेट करके बताऊंगा, जैसे आपने नॉर्मल मेटल कंडक्टर्स को देखा है, उनको रिलेट करके बताऊंगा। तो देखते हैं बेटा, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी हमने देखी है, एक टेबल 3.2 दे रखी है आपके में, कौन सी दे रखी है, टेबल 3.2 दे रखी है। उसमें क्या दे रखा है आपको कई बहुत सारे मटेरियल्स दे रखे हैं, उनकी कंडक्टिविटी दे रखी है, ठीक है ना। कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, उतना ही उसका करंट फ्लो ज़्यादा होगा उसमें, ठीक है ना। क्योंकि देखो V इज़ टू क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है ना। तो आर की जगह मैं कनेक्टिविटी G लिखना चाहूँ तो क्या होगा, V इज़ टू आई बाई जी, ठीक है ना। यानी कि G अगर आई के टर्म्स में निकालना चाहूँ, करंट के बारे में देखना चाहूँ, V इंटू जी होगा, ठीक है ना। G की जितनी ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, उतनी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है ना आपको। तो जैसे जैसे मेरा कंडक्टेंस ज़्यादा होती जाएगी, मेरी करंट की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, यानी कि मेरे लिए उतना बेनिफिशियल होगा, क्योंकि करंट ज़्यादा होगा तो मतलब मेरे को कम मटेरियल में ही करंट ज़्यादा मिल जा रहा है, मेरे को ज़्यादा मटेरियल नहीं लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमें क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है, जस्ट रेजिस्टिविटी के अपोजिट है, ठीक है ना, जस्ट रेजिस्टिविटी के अपोजिट है। और हमने देखा कि यहाँ पर कुछ मैंने मटेरियल्स देखे हैं, देखो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन की बात करी है कि 0.1 एम एक्वस HCl का जो कनेक्टिविटी है वो 3.91 है, ठीक है ना, 3.91 है, ठीक है ना। तो लगभग सेमी कंडक्टर से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है ना, सेमी कंडक्टर से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि सेमी कंडक्टर से थोड़ा सा अच्छा इनका रिस्पॉन्स रहेगा कंडक्टेंस में। दैट मीन्स ये लगभग कंडक्टर्स के लेवल पे आ चुके हैं। कंडक्टर का लेवल देखो, ग्रेफाइट का लेवल कितना है, 1.2, कंडक्टर है, ग्रेफाइट एक कंडक्टर है, उसका लेवल है 1.2 इंटू 10⁻1 दैट इज़ 12 है उसकी कनेक्टिविटी, ठीक है ना। और यहाँ कनेक्टिविटी कितनी है, लगभग 3.91। तो
अप्रॉक्सीमेटली लगभग कंपेरेबल है HCl की 1.1 m HCl की। अगर मैं 0.1 की जगह 1 m HCl ले लूँ तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा मोलर कनेक्टिविटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी कंडक्टेंस बढ़ती है। ये कैसे पता चलेगा, अभी आगे हम इसके लिए रिलेशन पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा बेटा ये, ठीक है ना। अभी सिर्फ इतना ही देखेंगे जितना मैं बता रहा हूँ उसके बारे में देखेंगे। तो ये सब देखा मैंने। तो कई ऐसे इंसुलेटर्स भी होते हैं जो कि मतलब कई ऐसे पॉलीमर्स है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो होते कैसे, जो होते हैं इंसुलेटर्स। क्या होते हैं बेटा, इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन जब उनके हम पॉलीमर्स बनाते हैं, उनके हम क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, तो वो कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे कुछ पॉलीमर का नाम है पॉलीएसिटिलीन, ठीक है ना, पॉलीएसिटिलीन, पॉलीएनिलीन, देखो पॉली पॉली कैसे बनते हैं, पॉली कैसे बनता है, पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एसिटिलीन को पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में डालते हैं, ठीक है ना। पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में डालते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको आयोडीन वेपर्स के सामने एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे करने पे क्या होता है कि एसिटिलीन आपस में जुड़ते जाता है और लॉन्ग चेन बना लेता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स की खासियत होती है कि वो लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है ना, वो आपस में लॉन्ग चेन बना लेते हैं। तो ये लॉन्ग चेन बनता जाता है तो ये मोनोमर से पॉलीमर बन जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे एसिटिलीन आपस में मिक्स होकर बन जाते हैं। उसके बाद उसमें आयोडीन वेपर जब दम से पास कराते हैं उसमें, तो क्या होता है उसमें लस्टर और कंडक्टिविटी आ जाती है, ठीक है ना। उसमें लस्टर और कंडक्टिविटी आ जाती है, मेटालिक लस्टर आता है और उससे कनेक्टिविटी आती है। तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि पॉलीमर्स बनाते हैं उनको हम बना सकते हैं कंडक्टिव नेचर का, और एज अ कंडक्टर्स उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पॉलीपायरोल है, ठीक है ना, पॉलीएलिनीन है, ठीक है ना, और ये पॉलीएसिटिलीन है, ठीक है ना। ऐसे कुछ सब्सटेंस बनते हैं जो कि, ठीक है ना, पॉलीथायोपिलीन भी है। बहुत सारे ऐसे आपने अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो इन सब के बारे में आप पढ़ोगे कि ये कहाँ से मिलते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अभी के लिए सिर्फ आपको ये समझना है कि कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं वो भी रिएक्ट कर जाए, वो भी क्या कंडक्टिविटी शो करते हैं कुछ काम करने में। बाकी आपको मैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे उसमें कनेक्टिविटी होती है, कैसे नहीं होती है। चैप्टर 1 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ये, ठीक है ना। एक और नई चीज़ है इसमें, वो है सुपर कंडक्टिविटी। क्या होती है सुपर कंडक्टिविटी, देखो सुपर कंडक्टिविटी थोड़ी सोचने वाली बात है। सुपर कंडक्टिविटी, इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपका रेजिस्टेंस हो गया जीरो, रेजिस्टेंस ये होगा आपका जीरो, ठीक है ना। यानी कि अगर आप वोल्टेज बहुत कम भी दोगे तो करंट आपका क्या मिलेगा, आपको इन्फिनिटी मिलेगा। आई क्या होगा, V/0। तो वोल्टेज कितनी भी कम हो आपकी करंट कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। मान लो 1 वोल्ट लगाया, आपको करंट कितनी मिली है, इन्फिनिटी मिल रही है। दैट मीन्स जो लॉस हो रहा था रेजिस्टेंस की वजह से, वो लॉस एकदम जीरो हो गया, यानी कि कंडक्टिविटी कितनी होगी इसकी, कंडक्टिविटी की बात करूँ, कंडक्टेंस की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी इसकी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है ना। कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। ऐसा कैसे हो गया बेटा, ये एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम सब्सटेंस को मेटल्स को या उनके एलॉयज़ को किस लेवल पे लेके जाते हैं, 0 to 15 केल्विन पे। कितना कम टेम्परेचर है समझ रहे हो, -273, ठीक है ना। में 15 ऐड करेंगे, 5 13 ऐड करेंगे तो 260 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 258, -273 टू -258, कितना कम टेम्परेचर है ये, ठीक है ना। -40 सियाचिन ग्लेशियर में मिलता है हमें, ठीक है ना, जहाँ बहुत ठंडा है। इतना ठंडा होने का मतलब समझ रहे हो बेटा, कितनी ज़्यादा ठंडा है ये। जब हम इतना ठंडा कर देंगे उस समय पे सिर्फ ये केस फॉलो होता है, ठीक है ना, जब हम इतना ठंडा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, थ्योरी निकाली थी सिर्फ सुपर कंडक्टिविटी की। सुपर कंडक्टर हम ऐसे बना सकते हैं और जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस को कम करना पड़ता है, हम वो वहाँ पर ऐसे इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। मैंने आपको बताया था ना, रेजिस्टेंस का क्या होता है, पॉजिटिव रेशियो होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ता है, कनेक्टिविटी घटती है। तो जैसे टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस घटेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो कनेक्टिविटी बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पहुँच जाती है जब हम उसको सुपर कंडक्टिव नेचर में ले आते हैं। लेकिन
अब कुछ ऐसे पॉसिबिलिटी हो गई है, कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वो 150 केल्विन पे भी ये नेचर शो करना शुरू कर चुकी है, ठीक है ना। 150 केल्विन पे भी ये नेचर शो करना शुरू कर चुकी है। तो ये बात थी आपकी सुपर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस की, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। देखो ऐसा लग रहा होगा कि भाग रहे हैं सर, ऐसे भाग नहीं रहे, क्योंकि टॉपिक ही इतना सा है ये, ठीक है ना। पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं, बस आपको थ्योरी में बताता जाऊँगा, आपको समझ में आता जाएगा कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ऐसे होता है। जहाँ पर समझाने का होगा वहाँ प्रॉपर समझाऊँगा, तो आप समझना, जो बात बता रहा हूँ उसको याद कर लेना कि सुपर कंडक्टिविटी ये होती है, इतने टेम्परेचर पे होता है, इतने टेम्परेचर पे होता है। ये किसके साथ होता है, ये कुछ मेटल ऑक्साइड्स है, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड्स के साथ होता है, ठीक है ना। हीलियम जो होता है वो 4 केल्विन पे सुपर कंडक्टर होता है। ये एक इन्फॉर्मेशन ले लो, हीलियम जो होता है 4 केल्विन पे क्या होता है, 4 केल्विन पे हीलियम क्या है, एक सुपर कंडक्टर है, ठीक है ना। या मेटल ऑक्साइड होती है, जो मेटल ऑक्साइड जो होती है, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी हैं, ठीक है ना, उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी शो करी कितने टेम्परेचर पे, 150 केल्विन पे। 150 केल्विन मीन्स माइनस करेंगे 273 माइनस 150 करेंगे, कितना आ गया, लगभग माइनस 123 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, ठीक है ना। माइनस 123 डिग्री सेल्सियस के लगभग अराउंड टेम्परेचर पे आपकी सुपर कंडक्टिविटी अब मिलनी शुरू होगी। तो ये थोड़ा अचीवेबल भी है, ये अचीवेबल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है इसको अचीव करना, ठीक है ना, बहुत अचीव होता है। तो इस 0 केल्विन पे सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ये सब्सटेंस होते हैं जो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है ना, सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में समझाया था कि क्यों नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करेंगे, यहाँ देखेंगे, इधर आएंगे, यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इसको मैं EC से डिनोट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन मेटल्स, ठीक है ना। पहले मैं आपको पिछला बताता हूँ, उसके बाद इससे कंपेयर करेंगे। मेटल्स में क्या होता है, जैसे जैसे आपका मेटल का स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो रेजिस्टिविटी चेंज होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारी रेजिस्टिविटी है, या कंडक्टिविटी बोलो, कंडक्टिविटी चेंज होती है, केस से नोट कर रहा हूँ मैं, कंडक्टिविटी चेंज होती है, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी चेंज होगी तो आपका ये डिपेंड करेगा, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे पहले किस पर डिपेंड कर रही है, कनेक्टिविटी पर डिपेंड कर रही है, पहली चीज़। दूसरी बात किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूवमेंट कर सकते हैं हमारे कंडक्टेंस में, ठीक है ना, दूसरी चीज़ है। और तीसरी बात टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है क्या होता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, यानी कि कंडक्टेंस विल इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे हम बढ़ाएंगे ये कम होगा, यानी कि टेम्परेचर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होगी वो घटेगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं या फिर मेटेलिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि हम ये मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो थी मेटल्स के बारे में बात। अब मैं आता हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइट कैसे होता है, वाटर फॉर्म में होता है, पानी जैसा होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, पानी जैसा होता है। उसको क्या कहते हैं बेटा, और क्या कहते हैं, उसमें जो मेन कंडक्टेंस हो रही होती है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही थी, यहाँ किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से। किसकी वजह से बेटा, आयंस। तो इसको कहते हैं बेटा आयोनिक कंडक्टेंस। समझ में आने वाली बात, इसको क्या कहते हैं बेटा, आयनिक कंडक्टेंस। क्या कहते हैं बेटा, आयनिक कंडक्टेंस। ये बात समझ में आ रही है, आयनिक कंडक्टेंस कैसे कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं, तो द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक आयन इन द सॉल्यूशन इज नोन एज आयनिक कंडक्टेंस। ये बात समझ में आ गई ना बेटा, आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं किस पे डिपेंड करेगा। पहला किस पे डिपेंड करेगा, नेचर पे कैसा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है ना, कैसा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, क्या उसकी डिसोसिएशन पावर अच्छी है, ठीक है ना। अगर वो डिसोसिएशन ज़्यादा कर रहा होगा तो उस पर आयंस ज़्यादा होंगे, तो कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, पहली बात। दूसरी बात, साइज़ ऑफ आयंस पे, साइज़ जितना बड़ा होता जाएगा आयंस का, जितना आप बड़ा करते जाओगे साइज़ को, आयंस को, तो क्या होगा, साइज़ अगर मेरा बड़ा हो गया तो मेरा आयंस फ्रीली आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। मास ज़्यादा होगा तो मूवमेंट करने में परेशानी होगी ना बेटा, मास ज़्यादा होगा, साइज़ ज़्यादा होगा तो मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, हिंड्रेंस ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना। तो जितना छोटा साइज़ होगा उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो साइज़ ऑफ आयन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे आयनिक कंडक्टेंस पे अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तीसरी चीज़ है आपकी नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। अब जो हमने सॉल्वेंट लिया, फॉर एग्जांपल आप वाटर की जगह क्या ग्लिसरीन ले लो,
ग्लिसरीन ले लोगे एज ए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप बेस किस में बनाओगे, ग्लिसरीन में बनाओगे, तो क्या होगा बेटा, तो आपका जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयंस है वो इतना स्लो हो जाएगा क्योंकि इसकी विस्कोसिटी क्या है, बहुत कम है। अगर आप ग्लिसरीन को ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे रखोगे और पानी को ऐसे रखोगे तो पानी फट से नीचे चलेगा और ग्लिसरीन जाते जाते कम से कम 5 या 10 मिनट लगा देगा। तो यानी कि उसकी विस्कोसिटी कम है, उसकी टेंडेंसी टू फ्लो कम है। तो फ्लूइडिटी पे डिपेंड करता है ये क्या, इलेक्ट्रोलाइट की फ्लूइडिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है बेटा, लिक्विड नेचर में, उसकी फ्लूइडिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, समझ में आ रही वाली बात। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर वो हाईली कंसनट्रेटेड, जैसे हमने पीछे देखा था 0.1 m था, ठीक है ना, अगर ये 1 m 1 m HCl हो जाएगा तो उसकी कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है ना, जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन बनेगा वैसे वैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे कंडक्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बेटा ये बात समझ में आ रही है ना। और लास्ट एंड द फाइनल केस इज टेम्परेचर, जो हमारा इफेक्ट होना है टेम्परेचर का। अभी तक आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ने से कनेक्टिविटी क्या होती है, घटती है। लेकिन यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से कनेक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, एकदम उल्टा सा हो गया, समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ने से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सोचेंगे खुद इसके पीछे। देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो आयंस है जो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, जितना मूवमेंट फास्ट होगा उतना क्या हो जाएगा, आपका कनेक्टिविटी उतनी बढ़ेगी, उतनी स्पीड से आयंस मूव करेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं किसी सेल का मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं तो उसकी कनेक्टिविटी एकदम से ज़्यादा हो जाती है, उसकी कनेक्टिविटी एकदम से ज़्यादा हो जाती है जब भी मैं सेल का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मेरा 298 केल्विन पे जो सब काम चल रहा था, तब मैंने रिडक्शन जो पोटेंशियल देखा था वो कुछ और होगा, और जैसे ही मैं उसका क्या करूँगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो ये था डिपेंडेंस ऑफ, ये सब बातें हमने जो करी, क्या करी, ये करी हमने, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल आयनिक कंडक्टिविटी एंड देयर बिहेवियर विद ईच अदर, ठीक है ना।